अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज हम लोगों का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 है। चैप्टर 3 आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा बेसिक आइडिया लिया है कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं। डायरेक्टर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। हमें ये पता लगा कि डायरेक्टर्स का मेंबर होना लाजमी है। हमें ये पता चला कि जी लीगल पर्सनस जो है वो मेंबर तो बन सकते हैं लेकिन दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बल्कि वो क्या करते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं और अपनी वोटिंग सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए उसको इलेक्शन जितवाते हैं। अगर वो जीतने वाला हो तो उस तरह वो आगे जाके डायरेक्टर्स बनते हैं। फिर हमने पढ़ा जी कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी होता है इनका आपस में, और आपका जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स के ऊपर भी हमने एक बात की कि जितना नंबर लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है SECP की तरफ से, उससे ज़्यादा एट अ टाइम एक बंदा कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन उस नंबर को काउंट करते हुए आपने लिस्टेड सब्सिडरी को, एक सब्सिडरी जो लिस्टेड कंपनी है उसको आपने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना। मतलब है कि एक लिस्टेड सब्सिडरी में जितने मर्जी जगह पर एक शख्स डायरेक्टर बनता जाए, कोई लिमिट नहीं है। देन हमने कहा कि कंसेंट भी डायरेक्टर्स की लेना लाजमी होती है उसको डायरेक्टर या CEO बनाने से पहले, ठीक है, किसी भी शख्स को। और ये वाली कॉन्सेंट जब इलेक्शंस हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन हो जाती है, उसके विद इन 15 डेज आपने रजिस्ट्रार को जमा करवाना होता है। ठीक है जी। फिर हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े। सेक्शन 154 कंपनीज एक्ट का वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताता है, लेकिन साथ ही वो ये कहता है कि भाई आर्टिकल्स के अंदर अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा वाला नंबर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सिंगल मेंबर कंपनी में नहीं रख सकते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसका तो नाम ही सिंगल मेंबर है, एक ही मेंबर है और हर डायरेक्टर का मेंबर होना मस्ट है, तो भाई इसलिए वो एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर बनाना चाहते हैं फिर सिंगल मेंबर कंपनी से कन्वर्ट करके प्राइवेट वगैरह में ले जाएँ आप। ठीक है, चलें जी। आज हमने ज़रा डिस्कस करना है एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टन पर्सन्स टू बिकम डायरेक्टर्स। भाई कौन कौन से लोग हैं जो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं या इन एलिजिबल हैं, उसको देख लेते हैं। पहले तो उसने कहा द कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल्स फिक्स एनी कंडीशंस to become the director of the company including holding a specific number of shares as minimum to become a director or may be specific educational requirements। ये बात बड़ी अहम है। वो ये कह रहा है कि भाई जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ या इन एलिजिबिलिटीज़ हैं, मतलब है कि एलिजिबिलिटी अगर हम इसको कहें तो दो तरह की हो सकती है। एक तो होगी जी एज पर कंपनीज एक्ट जो कि हम पढ़ेंगे, और एक आपकी होगी एज पर आर्टिकल्स। हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर किसी ने आर्टिकल्स में कोई कंडीशंस रखी हो, लेकिन रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि बुक में ज़ाहिर है यही पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में कोई पता नहीं किस किस तरह की लगाता है, हमें तो नहीं आइडिया। हर कंपनी डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स में अपने कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स लगा सकती है। हम तो पढ़ेंगे ये वाली, लेकिन कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो अपने आर्टिकल्स में भी कुछ कंडीशंस लगा सकती हैं। बट ऑब्वियसली वो जो भी कंडीशन होगी वो कंपनीज एक्ट की वायलेशन में नहीं हो सकती। मतलब कोई ऐसी कंडीशन लगा दे कि कंपनीज एक्ट की वायलेशन में हो, या कोई ऐसी कंडीशन लगा दे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की वायलेशन में है। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग सकती। मिसाल के तौर पे आपका कंपनीज एक्ट कहता है कि एवरी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एवरी पर्सन। ठीक है, अब कुछ एलिजिबिलिटीज है उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन मतलब वो उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह इसका किसी तरह की वो उसमें नहीं रख रहा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं सिर्फ मेल्स को डायरेक्टर बनाना है, ये गलत है, ये वायलेशन में, इस कंडीशन को नहीं माना जाएगा। ठीक है, या आप कहेंगे किसी खास स्पेसिफिक कोई रिलीजन के लोगों को ही सिर्फ हमने लेना है, इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है ना। हमने पढ़ा हुआ है, देखिए हमने पहले लेक्चर में ये बातें डिस्कस की थी कि भाई आपके मुल्क में जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं। अगर आइन के अंदर कोई बात लिखी हुई है उसके अगेंस्ट बात आप अपने किसी भी लॉ में नहीं लिख सकते। ये तो लॉ भी नहीं है भाई, ये तो लॉ से भी नीचे है। ठीक है, तो हम इधर कैसे लिख सकते हैं? हाँ, उसके अलावा आप शराइत लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये कैसे, कंपनीज एक्ट कहता है कि एवरी डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर होना चाहिए, चाहे उसके पास सिर्फ एक शेयर हो। शेयर्स की बात ही नहीं वो करता कितने शेयर्स होने चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, चाहे एक शेयर हो। इलेक्शन लड़ो, अगर आपको उसी की बेस पर लोग दे देते हैं, होता है, सही है, थोड़े वोट्स वाले भी बन जाते हैं, तो कहता है अगर आपको मिल जाते हैं वोट्स लीगली तो आप बन भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल्स में लिखें कि भाई डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम लेट्स से 10,000 शेयर्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से मिनिमम शेयर्स टू क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग शेयर्स या क्वालिफिकेशन शेयर्स। बात आई है समझ?
ये आप कंडीशन लगा सकते हैं। देखो कंपनीज एक्ट ने कहा मिनिमम एक नंबर होना, मतलब मिनिमम एक शेयर होना या मिनिमम डायरेक्टर होना, मिनिमम मेंबर होना लाजमी है। मेंबर हुए बगैर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप इधर सख्ती कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा कि कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। आर्टिकल्स कह सकता है नहीं तो मिनिमम 3 होने चाहिए, कोई मसला नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट। बात आ रही है समझ? इसलिए इसके ऊपर इतनी बहस की है कि प्रिंसिपल को, उसूल को समझना है। कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी कंडीशन आपने इन वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट या इन वायलेशन ऑफ आप सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं लगा सकते। ठीक है जी, चलें। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स की भी यहाँ पे काइंड ऑफ डेफिनेशन भी आ गई है ना, ये पेपर में आ सकती है कि जी उसने कहा कि कम से कम इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास होने चाहिए टू बिकम अ डायरेक्टर। इसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग शेयर्स या क्वालिफिकेशन शेयर्स। फिर आप क्वालिफाई करते हो इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हों भी, आप फॉर एग्जाम्पल ना भी ये कंडीशन लगाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इन एलिजिबिलिटी सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 mention some kind of ineligibilities that certain kind of persons cannot be appointed as director, cannot be appointed or nominated as a director of a company। वो कौन से हैं भाई, देख लेते हैं। वो कहते हैं no person shall be, हुक्म आ गया, no person Thomas Shelby, no person shall be appointed as a director of a company if he, पहले नंबर पे, if he is a minor, अगर वो माइनर है तो उसको आप नहीं बना सकते। यहां पर अपॉइंट भी आ रहा है, स्लैश नॉमिनेट भी लिख लो, नॉमिनेट भी है। ठीक है, कोई भी बंदा जो माइनर है उसको आप, क्योंकि देखें डायरेक्टरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना भाई। जितना कुछ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल में बिजनेस लॉ में, वहाँ पे हमने बातें डिस्कस की हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन होने जा रही है ना भाई। आप डायरेक्टर बने, आपको फ़ी भी मिलेगी, आपके ऊपर तमाम ये फलां जिम्मेदारियाँ, ये प्रोमिसेस हैं वगैरह। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये वाली वो चीज़ कैसे कर सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो माइनर को आप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या बात है। तीसरे नंबर पे हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। देखें पहली 4 चीज़ें उसने इंतहाई आसान वही बता दी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी हुई हैं यार आप लोगों ने। माइनर वहाँ पे हम किस नाम से पढ़ते थे? हम ये पढ़ते थे पार्टीज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे फिर हमने वो इनसॉल्वेंट वाला भी पढ़ा हुआ है, उसको ये 2 हिस्सों में तोड़ रहा है। एक तो उसने कहा जी एन अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट, चौथे नंबर वाली पॉइंट, अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट मतलब है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हो, अनडिस्चार्ज्ड हो, आपने अभी तक पैसे नहीं पे किए, आपने डेट्स ज़्यादा पे करने थे, एसेट्स आपके कम थे, और अभी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं आपके सर पे। अब यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भला? ये नेचुरल पर्सन की बात हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्टर बनना ही सिर्फ नेचुरल पर्सन ने, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट तो बन ही नहीं सकती। इसलिए ये इंसानों की बातें हो रही हैं कि एक ऐसा इंसान जो अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट है, उसने लोगों के पैसे देने थे, अदालत की तरफ से हो गया फैसला कि भाईजान आप दिवालिया हो चुके हैं, यू आर बैंकरप्ट, यू आर इनसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज्ड हो भी। हाँ, ये क्या है कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, लेकिन बाद में वो किसी टाइम पे थोड़ी मेहनत करके काम शाम करके पैसा कमा के लोगों के पैसे वापस कर देता है, अब वो डिस्चार्ज्ड हो गया, अब आप उसको रख सकते हो। मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता, नहीं, उसने कहा अनडिस्चार्ज्ड है अगर अभी इस टाइम पे। ये बड़ी अहम बात है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। वहाँ पे आपने कहना यार क्योंकि इंसॉल्वेंट था तो ये तो बन ही नहीं सकता। नहीं सर, इंसॉल्वेंट था उस वक्त, अनडिस्चार्ज था, लेकिन उसने कहीं से ले दे के कोई ना कोई डिस्चार्ज हो चुका है, वो उसने पैसे पे कर दिए हैं, अब वो अपॉइंट हो सकता है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अपॉइंट नहीं हो सकता। अब सी पॉइंट, हैज़ एडजुडिकेटेड टू बी, हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। सिंपल बात है, अदालत में उसने अपने आप को पेश किया हुआ है, या खुद पेश कर दिया है या उसको किसी ने पेश कर दिया है, ठीक है, कि भाई इसको इंसॉल्वेंट करार दो, और उसकी अभी जो है एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब है कि अभी फैसला उस पर नहीं हुआ, तो अब भी उस बंदे को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। ऐसे बंदे को क्यों बनाना है भाई जो इंसॉल्वेंट है, पता लगे वो आपके पैसा लेकर भाग जाए। तो इंसॉल्वेंट के बारे में 2 बातें आई। एक तो यह है कि अभी
केस चल रहा है अदालत में, फैसला नहीं आया, तब भी आप उसको नहीं बना सकते। और दूसरे नंबर पे क्या है कि फैसला आ चुका है और आप एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अभी तक आपने सारे पैसे पे नहीं किए, जब कभी करेंगे तब देखी जाएगी, ठीक है। तो पहले 4 पॉइंट तो समझ आ गए। पॉइंट ई, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ऊपर से पढ़ रहा हूं, इफ ही हैज बिन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ से मतलब कोई भी अदालत पाकिस्तान में, फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड को भी मुश्किल सा वर्ड है, उसने आगे बता भी दिया, टर्पिट्यूड से मुराद क्या है, कंडक्ट दैट इज बिलीव्ड टू बी कंट्रेरी टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी, गुड मॉरल और जस्टिस, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, किडनैपिंग वगैरह। हाँ, उसने कहा कोई भी ऐसा शख्स जिसको अदालत ने किसी मॉरल टर्पिट्यूड में, किसी ऐसे केस में सज़ा सुना दी हो, मुजरिम करार दिया गया हो जो पब्लिक के अगेंस्ट है, मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कत्ल किया हो, कोई मर्डर किया हो आपने, कोई आपने किडनैप किया हो लोगों को, या आप फॉर एग्जांपल कोई डकैती की हो बहुत बड़ी, तो अगर आपने इस तरह के काम किए हुए हैं और अदालत ने आपको कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो अब आप जो है मुजरिम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। ओके जी, देन आ गया जी, इफ ही हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट की किसी शिक के मुताबिक मना कर दिया गया है कि आप नहीं बन सकते, ठीक है, किसी भी शिक के मुताबिक, फॉर एग्जांपल एक शिक आपको मैं याद करवा दूं, अब जो हमने पढ़ी हुई है वही कर लेते हैं। एनपीओ के अंदर हमने पढ़ी थी एक बात, पहुंच गए हैं। एनपीओ के अंदर हमने क्या कहा था कि भाई अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, आप खुद करवा लेते हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, किसी दूसरी कंपनी को सेम सेटअप वाली, सेम नेचर की, उसको आपने अपने तमाम एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र कर देने हैं, और दूसरी कंपनी के अंदर ये वाला बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जाके अगले 5 साल, या इसके फैमिली मेम्बर वगैरह। तो अगर तो ये अब ये देखें ना, इधर अगर आपको दूसरी कोई कंपनी है तो वो आपको एक तो उधर से मना हो रहा है उस कानून के तहत, उस शिक के तहत, इधर से भी मना हो गया कि भाई अगर किसी भी शिक के तहत आपको मना किया गया है डायरेक्टर बनने से, चाहे उस कंपनी का या ओवरऑल के आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, तो आप नहीं बन सकते डायरेक्टर। बात आई समझ? पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बताएगा कि जी आपको कंपनीज एक्ट ने डिबार किया हुआ है, तो बताएं जी कि क्या आप बन सकते हैं, तो आप नहीं बन सकते, और सिंपल सी बात हो जाती है ना। लास्ट पॉइंट हमने कल भी वैसे डिस्कस कर लिया था, फिड्यूशरी बिहेवियर में आप लैक करके आपका जो फिड्यूशरी बिहेवियर था उसके ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया है, तो भाई आप अगले 5 साल के लिए नहीं बन सकते। उन्होंने इस एंगल से बताया हुआ है कि जब भी आपने किसी को डायरेक्टर बनाना है तो वो अगर पिछले 5 सालों में उसके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है कि भाई यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर, तो यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ओके जी, तो ये भाईजान कोई आपकी 7 कंडीशन है, इंतहाई सिंपल हैं। अगर आप ये हैं सातों तो आप इन एलिजिबल हों, यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बट अगर इस 7 में नहीं है तो बाय लॉ, रूल्स के मुताबिक, लीगली तो आप बन सकते हो डायरेक्टर। आइए समझ, और आइए समझ, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, लास्ट ईयर द कोर्ट, अच्छा इसमें अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन शायद आया हो कि भाई इसमें मेंबर वाली बात क्यों नहीं लिखी हुई, कि हमने कहा था कि डायरेक्टर का मेंबर होना मस्ट है, वो उसने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसे पता है कि यार ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह भी तो, नॉन एग्जीक्यूटिव भी तो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे लिखी। उसने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी इन एलिजिबिलिटीज़ हैं, फिर आप वो लिखोगे कि अगर वो बंदा मेंबर नहीं है तो वो नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन ये जनरल आपको बताया गया कि किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्टर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, चाहे इंडिपेंडेंट है, अगर उसमें ये 7 खामियां पाई जाती हैं, इसमें से कोई भी एक खामी पाई जाती है तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एग्जांपल देखें, लास्ट ईयर द कोर्ट डिक्लेयर्ड समी एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर एज ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी। अच्छा जी, कंपनी के साथ किसी की कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसका इंटरेस्ट था, मिसाल के तौर पे उसके भाई की कंपनी थी जो उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करी थी जिसमें डायरेक्टर है, इसको चाहिए तो बता देता कि भाईजान मेरे भाई की कंपनी है, इसने नहीं बताया। अदालत में वो शेयर होल्डर्स ले गए कि यार इसने 2 नंबरी की है, भाई से 50 रुपए की चीज़ मिल रही थी, इसके भाई ने 70 की बेची है, उसने हमें बताया भी नहीं है, ठीक है। अब ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ही मे बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर वंस 5 ईयर हैज़ बीन लैप्स्ड आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर। 5 साल के लिए नहीं भैया आप बन सकते, 5 साल बाद आप आए। ओके जी, अच्छा आगे पॉइंट्स भी 2 आगे,
उसने 6 पॉइंट्स तो ये हो गए ना, 7 पॉइंट्स, अभी 8 और 9। उसने कहा ही डज नॉट होल्ड एनटीएन, अगर उसका एनटीएन नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर मौजूद नहीं। नेशनल टैक्स नंबर का पता है, टैक्स पढ़ा हुआ है भाई, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा मेरे ख्याल में। खैर मैं बता देता हूँ नेशनल टैक्स नंबर क्या है। हर बंदा जिसके ऊपर वो लाइबिलिटी है, या आप ये कह लें कि जिसने टैक्स फाइल करना होता है, रिटर्न्स अपनी फाइल करनी, टैक्स पे करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आपको पता होगा शायद कि टैक्स पेमेंट एक और चीज़ है, टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, मतलब गवर्नमेंट को एफबीआर को बताना ही मेरी इतनी इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स वगैरह है, उसको टैक्स फाइलिंग कहते हैं, जो साल भर करते हैं। अच्छा, टैक्स पेमेंट से मुराद अगर टैक्स बनता है तो फिर वो पे करना। तो भाई नेशनल टैक्स नंबर से मुराद है कि हर वो शख्स हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड ही हैज़ रजिस्टर्ड, ही और शी हैज़ रजिस्टर्ड हिम और हर सेल्फ, ठीक है, उसने टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। ये फेमिनिस्ट ये जो मूवमेंट है ना, इसकी वजह से ही शी बड़ा करना पड़ जाता है कई बार, वो ऑफेंस हो जाता है, वो आ जाता है ना कि भाई ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, तो इसको थोड़ा सा माफ़ भी किया करें। अच्छा, तो भाई नेशनल टैक्स नंबर फिर हर उस बंदे का होगा जो अपने एफबीआर के साथ रिटर्न्स को फाइल करता है। तो डायरेक्टर का एनटीएन होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि अगर भाई है ना, आप डायरेक्टर बनने आ रहे हो, इतनी बड़ी एक चीज़ है, और आप इतने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हैं कि आपका टैक्स नंबर ही हो, एनटीएन ही हो, तो फिर आप ना बने, ठीक है। आगे उसने क्या लिख दिया, द कमीशन मे ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। कमीशन एग्जाम्पशंस भी दे सकता है यार, आपको नहीं ज़रूरत। अच्छा, अब मज़े वाली आपको बात बताऊँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ एग्जिस्ट करती है जब आप कंपनी बना रहे होते हो ना, इनकॉर्पोरेशन, उस टाइम पे वो एनटीएन लाजमी है, ठीक है। उसमें भी खैर कुछ निकल आते हैं जुगाड़, लेकिन आप ये कह लें कि उस वक्त एनटीएन लिखना लाजमी है। आप लोग ये देखें, खोले वैसे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उसमें आप जाएँ ज़रा एप्लीकेशन में या मेमोरेंडम में इवन देख लें, जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है उसमें एनटीएन का भी कॉलम आ रहा होगा और एनटीएन भी लिखा होगा, ठीक, वो जो किया हुआ है वैसे रिमूव इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लाजमी है, ठीक है। लेकिन जो लोग बाहर में भी तो डायरेक्टर बन सकता है ना, कोई बंदा नया शेयर होल्डर आ गया है, वो बन गया है, उस वक्त लाजमी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही है, किताबों का जहाँ और है और हमारे जैसे बाबों का जहाँ और है, ठीक है। तो भाई एनटीएन होना भी लाजमी है, अगर नहीं है तो आप बुक्स के मुताबिक नहीं बन सकते। देन मेंबर वाली बात उसने इधर कर दी है, पीछे नहीं उसने की, ठीक है। उसने क्या कहा, इज़ नॉट अ मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं है तो फिर वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन दिस शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, उसने सारे बता दिए, 4 केसेस में अप्लाई नहीं होगी ये वाली बात, क्योंकि आपने अभी कहा था कि उसने पीछे इसलिए नहीं मेंशन किया मेंबर वाली बात, क्योंकि अभी जाहिर है इसके अलावा केसेस भी हो सकते हैं। इधर आके अब वो बता रहा है कि भाईजान मेंबर होना भी मस्ट है, लेकिन ये 4 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला क्या है, अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग अ मेंबर हु इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन। हाँ देखें, आप अगर एक लीगल पर्सन था, कल वैसे लिखा था, अगर एक लीगल पर्सन है वो किसी को नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो अब जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है वो तो मेंबर है ही नहीं। हो भी सकता है मतलब किसी और बंदे को कहे यार तुम्हारे पास शेयर्स अपने भी हैं, ये लो भाई हमारे भी शेयर्स तुम्हारे खाते में है, चलो जाओ तुम बन जाओ। लेकिन हो सकता है ना कि बंदा बिल्कुल न्यू आया, नॉमिनेट हुआ, इसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बैक पे जो पर्सन खड़ा है, जो बॉडी खड़ी है, वो मेंबर है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन होगी। दूसरी, अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, उसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। चले जाए ज़रा दोबारा डेफिनेशन पे डायरेक्टर की। डेफिनेशन कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ी डायरेक्टर की, उसमें हमने कहा कि हर बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है, जो उसके काम करता है, फंक्शंस करता है डायरेक्टर्स वाले, वो डायरेक्टर है। तो हमने उसमें एक एग्जांपल भी देखी थी, एक सीनियर एम्प्लॉय है जीएम ऑपरेशंस, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है, वो फंक्शंस भी करता है डायरेक्टर वाले, ठीक है। लेकिन अब वो सीनियर एम्प्लॉय था वो बंदा, या फुल टाइम एम्प्लॉय था, उसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी शख्स को डायरेक्टर बनाए सिर्फ उसके एक्सपीरियंस या सीनियरिटी की बेस पर, या किसी भी रीज़न से कि भाईजान आप डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर बैठेंगे, फैसले करेंगे, अब वो बंदा अगर एम्प्लॉय है आपका फुल टाइम, आप उसको चाहे शेयर्स ना भी दो, आप उसको डायरेक्टर बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर फुल टाइम एम्प्लॉय है,
एम्प्लॉय होना लाजमी है, फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसका डायरेक्टर होना मेंबर होना लाजमी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। देन अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बंदे का मेंबर होना लाजमी नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो डायरेक्टर्स की बातें पढ़ रहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव बीच में क्यों लिख दिया? तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज अ डीम्ड डायरेक्टर, ये लिख लें। वैसे मतलब यहाँ पे बेसिकली हम डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, सीईओ की तो नहीं पढ़ रहे। तो इसने बीच में सीईओ क्यों डाल दिया एक्सेप्शन के अंदर? वो बता रहा था कि डायरेक्टर के लिए मेंबर होना मस्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, उन एक्सेप्शंस के अंदर वो सीईओ भी लिख रहा है कि अगर वो बंदा सीईओ है तो वो बगैर मेंबर बने भी डायरेक्टर मतलब कंसीडर होगा। तो इसका मतलब है सीईओ इज अ डीम्ड डायरेक्टर, इम्प्लाइड डायरेक्टर ही है वो, ठीक है। सीईओ के पास भी डायरेक्टर्स वाली ही सारी पावर हैं। और अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, अगर किसी क्रेडिटर ने कोई बंदा नॉमिनेट किया, मिसाल के तौर पे आपने किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उस बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि भाईजान हमारा एक बंदा डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा करेगा, ताकि इतना कर्जा आपने लिया हुआ है हमसे, हमें पता लगे ना कि हमारे खिलाफ तो नहीं फैसला हो रहा, हमारे इंटरेस्ट के साथ फैसला हो रहा है। डायरेक्टर्स मतलब क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, कोई और स्पेशल इंटरेस्ट से मुराद है गवर्नमेंट ने कोई कह दिया कि जी ये आपको थोड़ी सेंसिटिव सी बॉडी है, सेंसिटिव कंपनी है, इसके अंदर हमारा भी एक बंदा होगा, तो वो कह रहे हैं कि भाई फिर उसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। तो 4 तरह के लोगों का मेंबर होना लाजमी नहीं है। इसके अलावा हर डायरेक्टर का मेंबर होना मस्ट है। वो 4 लोग कौन है? पहले नंबर पे अगर कोई शख्स किसी लीगल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो तो लीगल पर्सन मेंबर होगा, ये पर्सन तो नहीं ना होगा मेंबर उसका। देन एक होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक एम्प्लॉय है जिसको आपने डायरेक्टर बनाया हुआ है उस, और फुल टाइम एम्प्लॉय है, उसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। हो तो अलग बात है। सीईओ साहब का मेंबर होना लाजमी नहीं है। और लास्ट क्या है जी, अगर कोई क्राइटेरिया स्पेशल इंटरेस्ट के बिहाफ पे कोई बंदा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी मेंबर होना मस्ट नहीं है। ओके, आगे बात समझ। एग्जाम्पल देखें, बाबर इज अ सीनियर एम्प्लॉय of the company and because of his experience he was appointed as a director and is now also involved in board of directors decision। अब देखें ना, सीनियर एम्प्लॉय था, उसका एक्सपीरियंस बड़ा था, उन्होंने कहा कि भाईजान आप आएँ ज़रा, आप भी ज़रा मशवरे दें, डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर बैठे हैं। तो वो भी डायरेक्टर तो बन चुका है, लेकिन वो बंदा जो है अपना मेंबर नहीं है, ठीक है। फर्दर फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, अब ये देखें ऊपर हमने 7 और 2 9 कंडीशंस पढ़ ली हुई हैं जो हर तरह की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी। नीचे सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए 2 अलग से बातें वो बता रहा है, मतलब ये 2 बातें आपने सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए याद रखनी। कौन सी? अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज अ डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई इंसान, कोई नेचुरल पर्सन, उसने किसी बैंक वगैरह का कोई कर्जा देना था और वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है उसमें, और अदालत ने फैसला दे दिया है कि भाई आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो लोन वापस करने में, किसी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, किसी बंदे की बात नहीं हो रही, ठीक है। मतलब अगर किसी से गुड्स लिए थे किसी शख्स से, उसको पैसे वापस नहीं किए, कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, वो चिल सीन है, कोई मसला नहीं, अभी भी वो पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर किसी बैंक से पैसे लिए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए थे, वो वापस नहीं किए और अदालत से फैसला आ चुका है, अब आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं बन सकते, दूसरियों के बन सकते हो। देन इफ ही इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज अ स्पाउस ऑफ सच पर्सन और इज अ स्पॉन्सर डायरेक्टर ऑफ अ और ऑफिसर ऑफ अ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस का पहले भी डिस्कस हुआ, थोड़ा सा हो रहा, शायद नहीं हुआ। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस क्या होता है? जो लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को सेल परचेज करने में ब्रोकर्स जो हेल्प करते हैं उसको ब्रोकरेज, अगर वो प्रॉपर कंपनी है तो उसको ब्रोकरेज हाउस बोल दिया जाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा शख्स जो क्या हो जी किसी या तो खुद ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर हो इंडिविजुअली, या उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस जो है वो किसी ब्रोकरेज हाउस का एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो, तो ऐसे शख्स को फिर आप लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते। क्यों? बहुत बड़ी रीज़न आ गई ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बंदा वही तो काम करता है, वो गलत फैसले करवाएगा,
लोगों को अंदर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि भाईजान मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है कि शेयर्स आगे जाके किधर जाना है, क्योंकि हम ये फैसला कर रहे हैं, फलां फैसला कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इतनी निकाल रहे हैं, ये कंपनी का ब्रांच बंद होने वाली है, फैक्ट्री चलने वाली है। अब अगर वो डायरेक्टर, उसे सारा कुछ पता है, वो अपने क्लाइंट्स को उसके बेस पर इंफॉर्मेशन देगा। पैसे खुद भी जाहिर है इलीगल, इसको इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं ना, ये गलत है, ये इलीगल है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए वो मना कर दिया गया है कि भाई लिस्टेड कंपनी के केस में रिस्क नहीं हम ले सकते। ओके जी, तो ये भाई आपकी 9 होगी सादा वाली। इन एलिजिबिलिटीज़ माइनर वाली, अनसाउंड पर्सन नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का। इंस्टॉलमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है कोर्ट में, फिर भी आप नहीं बन सकते जब तक फैसला पेंडिंग है। हाँ, फैसला अगर आपके हक में आया था, इंस्टॉलमेंट आप नहीं है, फिर आप बन सकते हैं। और देन अभी अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, पैसे किसी के देने थे अभी तक नहीं दिए, किसी के नहीं, ओवरऑल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आपको अदालत ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है और अभी तक आप पैसे नहीं चुका सके, तो अनडिस्चार्ज हैं आप। फिर आप आगे जी, अगर कोर्ट ने आपको मॉरल टर्पिट्यूड की वजह से, मतलब कोई ऐसी हरकतें आप करते हैं जो आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स या पब्लिक, या इसको हम क्या पहले भी हमने बिजनेस लॉ में वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आप कुछ काम करते हैं और अदालत ने आपको कह दिया होगा कि आपका करैक्टर बड़ा ही गंदा है, ठीक है, ढीले करैक्टर के मालिक हैं, तो भाई आप नहीं बन सकते। या कंपनीज एक्ट की किसी शिक ने आपको डायरेक्टर बनने से रोका हुआ है, आप नहीं बन सकते। अगर आप फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करते हैं तो अगले 5 साल के लिए आप नहीं बन सकते, लेकिन ये कौन फैसला करेगा, अदालत बताएगी। इसी तरह अगर आपका एंटीगन नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कमीशन एग्जाम्पशंस दे सकता है। देन यदि अगर आप मेंबर नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। सिर्फ 4 केसेस हैं जिसमें ये मेंबर वाली बात लागू नहीं होती। देन नेक्स्ट, वो लिस्टेड कंपनी के लिए 2 अलग से बता रहा है कि भाई अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन वापस नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, फिर भी आप लिस्टेड कंपनी के नहीं बन सकते, अदर दैन लिस्टेड के बन सकते हैं। और अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस में खुद काम करते हैं, या आपका स्पाउस वहाँ पे काम करता है, या स्पाउस का खुद का ब्रोकरेज हाउस है, या स्पॉन्सर है, उसके स्पॉन्सर से मुराद भी क्या कि इन्वेस्ट किया हो उसमें, या डायरेक्टर हैं उसके, या ऑफिसर हैं किसी ब्रोकरेज हाउस के, तो आप नहीं बन सकते भाई। ओके जी, नीचे इन एलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्ट आ गया। इफ एनी पर्सन बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये जो पीछे चौथा पॉइंट था, अगर एक शख्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एक्ट्स एज सीईओ और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ही शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years और टू अ फाइन और टू बोथ। भाई वो कहता है कि अगर कोई शख्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था और वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, तो उसको 2 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ओके, बात आई समझ। चलें अब आगे बात टर्म्स ऑफ डायरेक्टर। टर्म से मुराद होता है मुद्दत मुलाजमत, मुद्दत उनकी कितनी होगी विदाउट एक्सटेंशन, ठीक है। तो मुद्दत मुलाजमत आमतौर पे 3 साल ही होती है, ठीक है, तो इसकी भी 3 साल ही है। पहले आ गई अच्छा बात एट इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन वाले क्योंकि फ़ौरन ही बन जाते हैं, हमने पढ़ा था कि जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वही अपने में से फैसला करते हैं, यार हम लोग इनमें से सारे लोग, या ये फलां लोग, ये डायरेक्टर्स होंगे, ये सीईओ वगैरह होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एट इनकॉर्पोरेशन। तो अब हमें ये भी थोड़ा आइडिया है कि इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टर्स के जनरल मीटिंग में, तो जब भी कभी फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी पहली, तो तब ये वाले तो उतर जाएंगे ना, दोबारा से इलेक्शन होगा, ये वाले भी दोबारा बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन न्यू भी आ सकते हैं। तो खैर देख लेते हैं। आप लोग ये देखें ज़रा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन का भी और मेमोरेंडम का भी, उसके अंदर डेजिग्नेशन भी लिखी होगी। कोई बंदा डायरेक्टर या सीईओ बनना चाह रहा है, ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर ही पहले वाले डिसाइड करते हैं। एड इनकॉर्पोरेशन द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर। ये प्रैक्टिकल चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी है, ये शायद भूल जाए, वो नहीं भूलेगी अगर वो देखी है तो, ठीक है। तो भाई वो कहता है शैल बी डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड देयर स्पेसिफिक पर्टिकुलर शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। जब आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे होंगे, एप्लीकेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स वगैरह, उसी वक्त आप जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने में से सारे लोगों को भी, या जिनको बनाना चाहते हैं उनको डायरेक्टर्स वगैरह बनाएंगे। इसका मतलब कि स्टार्ट वाले जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनके लिए इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, ये लिख लो। फर्स्ट डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस सब्सक्राइबर जिसको डिसाइड कर लेंगे वो बन जाएगा, ठीक है।
एडिशनल डायरेक्टर्स लेकिन इसके बाद अगर आपको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसने कहा नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स मे बी इंक्रीज्ड बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। इसके बाद जब भी आप बनाना चाहेंगे जनरल मीटिंग के अंदर आप एडिशनल डायरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स के लिए अभी मैंने कहा था कि आम तौर पे वो एजीएम पे एनुअल जनरल मीटिंग पे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा साल वेट करना है। अगर आप बीच में भी किसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर के तौर पे ऊपर वाली वो एलिजिबिलिटीज़ वगैरह कंसिडर करते हुए। तो उसने कहा एडिशनल भी हो सकता है जी। ओके, रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स कब रिटायर होंगे? जब भाई आपकी फर्स्ट एजीएम होगी, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है। ये आगे ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि आगे एक चैप्टर में हम पढ़ भी लेंगे कि फर्स्ट एजीएम कब होगी। ये ऑब्वियसली सवाल आ सकता है ना माइंड में। हमने कहा कि जी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, वो बनी है लेट्स से 5 जुलाई 2023 को, 5 जुलाई 2023 को कंपनी बनी है। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कब अपॉइंट हुए होंगे? वो हुए होंगे ऑब्वियसली इस डेट के ऊपर। अब ये कब तक रहेंगे, ठीक है, ये कब तक रहेंगे? वो आप रहेंगे फर्स्ट एजीएम तक, ठीक है, टिल फर्स्ट एजीएम। अब फर्स्ट एजीएम जो है ना, आगे जाके पढ़ लेंगे, ये बाय लॉ विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए। विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन से मुराद है आप कभी भी पहले करवा लें, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 16 महीनों के अंदर, दिन नहीं बताए गए, पूरे पूरे महीने हैं। तो इसके 16 महीने कब बनते हैं? जुलाई में है तो मेरे ख्याल में 5 जुलाई, 5 दिसंबर तक 5 बन गए और अगले 11 आ गए। मेरे ख्याल में 5 दिसंबर ही बनता है शायद, इसको काउंट कर लेते हैं। अगस्त 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ 5 नवंबर, 5 नवंबर तक, 5 नवंबर बन रही है ना डेट 2024। 5 नवंबर 2024 तक एजीएम करवाना लाजमी है, लाजमी है इस डेट तक, इससे आगे नहीं आप जा सकते। हाँ, आपका दिल करे आप अगस्त में रख लें एजीएम, आपका दिल करे आप अक्टूबर में या इसमें जाके सितंबर में, जब भी आप रखना चाहते हैं कभी भी कर सकते हैं। हाँ, जब भी कभी वो वाली मीटिंग होगी, फर्स्ट एजीएम होगी, तब नए वाले डायरेक्टर्स, सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स, सब्सीक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद वाले डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट किए जाएंगे और ये जो फर्स्ट डायरेक्टर साहिबाना ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो चुके होंगे। बात आ गई है समझ? तो इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। आप आगे लिख लें जी, एजीएम आपकी है जी विच इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये लाइन लिख लें, द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे ये लाइन लिख लें, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 16 महीनों के अंदर अंदर आपने एजीएम करवानी होती है। तो जब भी कभी वो एजीएम करवाएंगे 16 महीनों के अंदर अंदर, तब आपके फर्स्ट डायरेक्टर शैल रिटायर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शैल गेट इलेक्टेड। हाँ, उसमें ये लोग दोबारा आ सकते हैं। ओके, नीचे आए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। बाद वाले डायरेक्टर्स की मुद्दत मुलाजमत कितनी है? तो भाई उनकी 3 साल की है। एन इलेक्टेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड of 3 years unless he earlier resigns or otherwise ceases to hold office। 3 साल के लिए unless वो छोड़ जाए या आप उसे निकाल दें या वो इनएलिजिबल हो जाए किसी वजह से, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पे कितने साल? 3 साल के लिए वो डायरेक्टर रहेगा। सीईओ की भी यही होती है। However, the term of office of directors of a company limited by guarantee and having share capital, not having share capital, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी तो है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, उसका जी अ पीरियड ऑफ लेस दैन 3 years एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। वो अगर आप आर्टिकल्स में 3 साल से कम भी लिख लें तो वो मंजूर है। लेकिन इससे फिर क्या बात जाहिर हुई कि लिमिटेड जो कंपनीज हैं आपकी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स हैं जो कंपनी, उनकी मिनिमम 3 साल आपकी जो है रिक्वायरमेंट है। 3 साल आप डायरेक्टर रहेंगे, सही है, अनलेस रिज़ाइन कर जाएं या आपको निकाल दिया जाए।
लेकिन जो गारंटी लिमिटेड वाली कंपनी है और नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स हैं ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि आपको पता है गारंटी के अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं। अगर शेयर्स नहीं है, सिर्फ गारंटी है, तो भाई आप 3 साल से जो है कम वाली जो टाइम है वो भी रख सकते हैं। द रिटायरिंग डायरेक्टर्स जो छोड़ के जा रहे होंगे शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शंस अंटिल देयर सक्सेसर्स आर इलेक्टेड, जब तक के उनके सक्सेसर अगला बंदा इलेक्ट नहीं हो जाता वो तब तक अपने फंक्शंस परफॉर्म करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा उसने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, अब ज़ाहिर है रिज़ाइन तो करना है लेकिन उसकी जगह पे इलेक्शन तो होगा ना। अब वो जनरल मीटिंग का वेट, एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं करेंगे, बीच में कोई मीटिंग कॉल करनी पड़ जाएगी, ठीक है। कैजुअल वैकेंसीज को कहते हैं, अचानक। अब जब तक अगला बंदा नहीं आया तो ये पुराना बंदा जो है वो काम करता रहेगा, ठीक है, उसकी जगह पे। अच्छा, अब ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स आ गया। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब ये है ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर्स, जो रिटायर हो चुका है, जो छोड़ चुका है, ठीक है, जिसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। वैसे ओवरऑल डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होती है आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल है कि भाई जो बंदा छोड़ चुका है, जिसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। उसकी भाई यही ड्यूटीज़ हैं कि उसने एक तो इलेक्शन करवाना है, ठीक है, टेक इमीडिएट स्टेप्स टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। एंड इन केस ऑफ एनी इम्पेडिमेंट, अगर कोई मसला आता है इलेक्शंस करवाने में, रिपोर्ट सच सर्कमस्टांसेस टू द रजिस्ट्रार विद इन 45 डेज बिफोर ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एज द केस में बी इन विच इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड। बात ज़रा समझें। उसने कहा कि भाईजान जो रिटायर हो चुका है डायरेक्टर, हमने कहा कि जब तक अगला नहीं आएगा उसने जो है फंक्शंस करते रहने हैं डायरेक्टर के। अब उसकी जिम्मेदारियां, जो 2 मेन जिम्मेदारियां वो क्या हैं। पहले नंबर पे तो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई इलेक्शन करवाओ जल्द से जल्द, ठीक है, 90 दिन की बात हुई है तो करवाएं। खैर यहाँ पे 90 डेज़ वाली बात नहीं है, यहाँ पे फ़ौरन करवाने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई अगर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, ठीक है, किसी भी वजह से, कोई भी इम्पेडिमेंट, कोई भी मसला है, कोई नोटिस वगैरह देने होते हैं, जाहिर है आपने नॉमिनेशन मांगनी है, कंसेंट लेनी है डायरेक्टर से। अगर कोई भी मसला आ रहा है किसी भी तरह का, तो आपने उस मीटिंग से 45 दिन पहले, जिस भी मीटिंग में आपका इलेक्शन होना है, अगर तो एनुअल जनरल मीटिंग में होना है साल बाद, तो उससे कम से कम 45 दिन पहले बता देना है कमीशन को कि भैया, या रजिस्ट्रार को बता देना है कि भाई ये मसाइल आ रहे हैं। या अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, अच्छा 2 तरह की जनरल मीटिंग्स हैं, वैसे 3 तरह की है, लेकिन एक तो सिर्फ एक बार होती है, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा 2 तरह की मीटिंग्स हैं, ठीक है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल भर मिलना हो, साल के बाद अगर अचानक कभी मिलना पड़ जाए उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो साल वाली तो वो होगी ना, अगर साल बाद डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं तो फिर वो आई है 3 साल बाद अगर वो डायरेक्टर्स रिटायर हुए हैं। लेकिन अगर बीच में कोई छोड़ के चला जाता है तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो उसने कहा कि भाईजान उस मीटिंग से 45 दिन पहले आपने बता। अब ये प्रैक्टिकली नहीं होता पॉसिबल, 45 दिन पहले कहाँ पता होता है कोई फड्डा होना है। फड्डे तो पता लगते हैं कोई 10 दिन पहले या 5 दिन पहले जाके हुए हैं। तो बस ये ऐसे ही है कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन खैर कि उसने बता देना है रजिस्ट्रार को, ठीक है जी। सच एजीएम और ईजीएम शैल नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ मीटिंग or such extended time as may be allowed by the registrar for reasons to be recorded only in case of exceptional circumstances beyond the control of directors or in compliance of any order of the court। हाँ, उसने कहा कि भाईजान जिस एजीएम जो कॉल कर ली गई है या ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कॉल कर ली गई है डायरेक्टर्स के इलेक्शन के लिए, आप उसको 90 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, ठीक है जी, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन वो 90 दिन की भी जो डिले है वो आपने रजिस्ट्रार से उसकी अप्रूवल लेकर करना है, रजिस्ट्रार की मर्जी से, रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ उसको 90 दिन के लिए, 90 दिन तक करना है। लेकिन वो हो सकता है रजिस्ट्रार के 10 दिन के लिए करो, 15 दिन के लिए करो। तो मैक्सिमम रजिस्ट्रार साहब 90 डेज़ के लिए कह सकते हैं। वो भी जो है वो कहता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होगा, या अदालत ने अगर कोई फैसला दिया हो यार 90 दिन का टाइम दो इनको, फिर होगा, अदरवाइज आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके जी। डायरेक्शन बाय रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार मे ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर इलेक्शन, मतलब है कि भाई इलेक्शन का टाइम पीरियड एंड हो चुका है, आपसे कंपनी ने या डायरेक्टर्स ने एक्सटेंशन भी मांगी है 90 दिन की, वो भी टाइम खत्म हो चुका है, अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? रजिस्ट्रार साहब करेंगे जी आइदर ऑन इट्स ओन मोशन खुद और on the representation of the members holding at least 10% of total voting powers in the company having share capital, or on the representation of the members holding at least 10% of total members
of company not having share capital of the company directs the company to hold AGM or EGM for the election of directors on such date as may be specified in the order। बात ज़रा आप बड़े गौर से समझनी है, समराइज करने लगे। बात भाई ये है कि कुछ डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनका टाइम समाप्त हो चुका है। अब रिटायरिंग डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो जब तक अगले डायरेक्टर्स नहीं आते उनके फ़राइज़े मनसबी जो हैं वो सरअंजाम दें। अब उनके जो दो बड़े अहम फ़राइज़ हैं उनमें एक तो ये है कि इलेक्शंस करवाने हैं, दूसरा ये है कि अगर इलेक्शंस करवाने में किसी भी तरह का कोई फड्डा है तो रेलेवेंट AGM या EGM से 45 दिन पहले रजिस्ट्रार को बता दूँ। लेकिन लेट से पहले कोई फड्डा नहीं आया, मीटिंग का टाइम आ चुका है लेकिन अब मीटिंग नहीं हो पा रही किसी भी वजह से। वो रजिस्ट्रार के पास गए, उन्होंने कहा सर जी कोई 15-20 दिन 50 दिन का टाइम दे दिया। फिर गए सर कोई और दे रहे, मैक्सिमम 90 दिन तक का टाइम रजिस्ट्रार दे सकता है कि भाईजान आपने कहा था 5 मार्च को मीटिंग होगी, इसमें 90 दिन ऐड कर लें जितने बनते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मार्च है तो 26 दिन मार्च के हो गए, आगे 30 दिन उसके हो गए, अप्रैल के हो गए, कितने हो गए 56, और ऊपर जाके आपके 34 अगले डाल लें, मतलब कि 3 जून लेट से ऊपर नीचे हो सकता है। 3 जून फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई तब तक कर लो। अब 3 जून भी आ चुकी है। एक तो चलो ये सिचुएशन है ना, उसने टाइम मांगा है। दूसरी सिचुएशन है, हो सकता है कि डायरेक्टर्स ने टाइम भी एक्सटेंशन का ना मांगा हो, तो उस सूरत में जब भी वो टाइम उनका एंड हुआ है, AGM होगी है और AGM हुई ही नहीं है उस डेट पे, रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि भाईजान आपकी तो AGM थी आज, तो आपने क्या किया है। या दूसरी तरफ अगर 90 दिन हो चुके हैं तो उसकी बेस पर अब एक्सपायर हो चुका है टाइम। अब रजिस्ट्रार के पास 3 रीजंस हैं जिनकी बेस पर वो खुद किसी भी टाइम पे कह सकता है कि भाई इस टाइम के ऊपर मीटिंग होल्ड करो, इलेक्शन करवाओ और मुझे रिपोर्ट करो। जैसे कि आपको याद होगा, ठीक है, किस तरह एक इलेक्शन करवाया गया था कि अदालतें खुल के और सारा सिस्टम। तो भाई रजिस्ट्रार का वो अब सिनेरियो है, उसने आपको कहना है कि भाई या तो ऑन इट्स ओन मोशन उसने खुद ही फैसला कर लिया है, ठीक है, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कोई भी लोग जिनके पास कम से कम 10% शेयर्स हैं, ज़्यादा जितने भी हो 10% शेयर्स हैं, वो रजिस्ट्रार के पास गए कि सर जी ये इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, मैं वोट लेके बैठा हुआ, मैंने बनना है, डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो ये करवाएं। तो रजिस्ट्रार कह सकता है कि भाईजान फ़लाँ डेट को इस तरह करके AGM या EGM जो भी चीज़ रेलिवेंट है वो करवाएं। या तीसरा, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है गारंटी वाले, तो वो किधर जाएं, वो मर जाएं? नहीं भाई, वो कैसे मर जाएं, वो कम से कम 10% मेंबर्स, वो बंदे 10%, वहाँ पे गारंटी की परसेंटेज की बात नहीं वो कर रहा, वो कह रहा है कम से कम 10% बंदे, 10% मेंबर्स। अगर वो मतलब के 50 मेंबर्स हैं, 10% मिनिमम कितने हो गए, 5 मेंबर्स। कम से कम 5 लोग जाके अगर अप्लाई कर दें रजिस्ट्रार को कि सर जी ये सीन हुआ पड़ा है तो आप करवाएं, तो वो डायरेक्ट कर देगा। बात आ गई समझ? तो ये हो गया ये क्लोज हमारा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लें। जफर वॉज रिसेंट, ये पास पेपर में आया हुआ है, जफर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ HP लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आगे उसने लिख भी दिया लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हुआ इन मार्च 2018 में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ केम टू नो दैट जफर हैड बीन डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर बाय द कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, डिस्कस हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसने भाई कहा कि आप जो डिफॉल्टर डिक्लेयर हुए थे कोर्ट की तरफ से 2018 में, अब बताएं क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। देखें डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हुआ है, किस वजह से डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हुआ है ये हमें नहीं पता, बड़ी अहम बात है। अब इस क्वेश्चन जब पास पेपर में आया था तो स्टूडेंट्स ने मोस्टली ज़ाहिर है डिफ़ॉल्टर पढ़ा, चलो योग्य हमने यार सिर्फ 9 केसेस जनरल पढ़े हैं, 2 स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़े हैं। लिस्टेड वाली में उसने डिफ़ॉल्टर का एक केस बताया हुआ है, वो कौन सा है, वो है लोन का डिफ़ॉल्टर, वो भी टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा आप कोई भी और डिफ़ॉल्टर है तो उसकी वजह से आप इन एलिजिबल नहीं होते। तो हमने यहाँ पे ये लिखना है कि भाई अगर तो वो लोन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन का डिफ़ॉल्टर था, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो अब वो नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो किसी और का चीज़ का डिफ़ॉल्टर था, बेशक कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया, अभी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो जफर विल बी इनएलिजिबल फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ओनली इफ ही हैड डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इफ ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर फॉर एनी अदर रीजन ही वुड स्टिल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस 2 देखें, उसने बारीक सी बात अंदर से कितनी शदीद किस्म की बारीक बात निकाल ली है। साजिद वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ SE लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी है। ऊपर वाले 9 पॉइंट जेन में रखने, 2 को फिलहाल भूल जाएं।
In July 2020, the board of directors came to know that Mrs. Sajid is engaged in business of brokerage on Pakistan Stock Exchange. साजिद साहब जी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उनकी वाइफ जो है ब्रोकरेज हाउस की क्या है वो बिजनेस कर रही है। डिस्कस दी अपॉइंटमेंट, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। ब्रोकरेज हाउस वाला मसला लिस्टेड कंपनी में होता है। अगर यही लिखा होता है ना लिस्टेड कंपनी, आपने कहना था कि साजिद जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज हिज स्पाउस या हिज वाइफ इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं, हमने कहना साजिद इज नॉट इन एलिजिबल फॉर द रीजन दैट हिज वाइफ इज एंगेज इन ब्रोकरेज हाउस एज SE लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। बात आ गई समझ? चलें जी, ये सिंपल था। बाकी आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट तो पहुंच चुका हुआ है, उसे भी देखें, उसमें से भी क्वेश्चन है वो करें लाजमी। किसी भी तरह का क्वेश्चन है मेरे से पूछें, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके भाई, चलें इंशाल्लाह फिर कल आगे चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।